देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फिर एक बार हम शुरुआत करते हैं आपका लीगल भाषा में, और तब आगे आज बढ़ा जाए। कम से कम कल और आज में आपका 15-20 धारा रिवीजन भी मारिए, क्योंकि मिलाने के लिए भी धाराएं आती है। सबसे अच्छा तरीका है कि रिवीजन भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, और कोरिलेट भी मैं करता रहूँगा तमाम जगहों से। आपका वो भी दिमाग में बैठाते रहिए। यही लेक्चर ही काम आएगा, वो पोथी पतरा काम लास्ट में नहीं आता। लास्ट में आपका लेक्चर ही काम आता है। फिर एक बार देखिए, लीगल तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट या संविदा या ठहराव है, उसकी परिभाषा या अनुबंध कहा जाता है। चाहे ठहराव दे, चाहे अनुबंध दे, या चाहे संविदा दे, तीनों एक ही चीज है। इंग्लिश में इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लीगल भाषा में मैं बताया था, संविदा की परिभाषा लीगल भाषा से ही शुरू कर दिया जाए। 2H में कॉन्ट्रैक्ट का दिया गया है। संविदा के दो तत्व हम बता रहे थे। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और वह एग्रीमेंट विध द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय। अब आइए, क्या प्रत्येक एग्रीमेंट ला द्वारा इन्फोर्स होता है? अर्थात क्या न्यायालय प्रत्येक एग्रीमेंट को लागू कराते हैं? नहीं। अब तुरंत, क्योंकि सुबह के पीरियड में डावरी एक्ट भी चल रहा है, तो डावरी एक्ट की धारा 5 याद रखिएगा। दहेज देने एवं लेने का जो एग्रीमेंट होगा, क्या वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा कि नहीं? तो जो एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, उन्हें कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं? वाइड, यानी कि शून्य। तो एक धारा आपका दहेज अधिनियम की भी तैयार हो गई। कौन सी धारा में करार शून्य होगा? 5 में। फिर एक बार आइए, अब करार हम बताए थे कि करार की परिभाषा 2E में दी गई है। वचन अथवा वचनों का ऐसा संसर्ग जो एक दूसरे के क्या हो, प्रतिफल। फिर वचन आ गया, तो वचन की परिभाषा 2B में दी गई है। वचन या प्रामिज क्या है? तो जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, वही प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रामिज। तो प्रपोजल क्या है? तो 2A में। और स्वीकृति या प्रतिग्रहण क्या है? 2B। डिटेल में कल से शुरू कर दिया जाएगा आपका, क्योंकि आज भूमिका आपका ज़्यादातर जितने भी कंसेप्ट आज है, प्रयास ये हम करते हैं कि आज समाप्त कर दें। ये एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देते हैं, वहीं एग्रीमेंट विहित प्रवर्तनीय माने जाते हैं। और कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं करते, तो वह करार ही रह जाते हैं। तो यानी कि, तो जो एग्रीमेंट सेक्शन 10 की को फुलफिल नहीं करते, वे करार, और जो फुलफिल कर देते हैं किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? संविदा। तो अगला क्वेश्चन, प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संविदा प्रथमतः करार होती है। यह वाक्य अक्षरशः क्या है? सत्य। ये क्वेश्चन आ चुका है, गलत ना हो। अब धारा 10 में कौन कौन सी शर्तें हैं, इसके लिए हम आपका सेक्शन बता रहे थे कि कब वह करार विधिता प्रवर्तनीय होगा। जब धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दे, तो पहली शर्त है कि करार के पक्षकार क्या होने चाहिए? सक्षम। इसको मैं बता दिया था। कौन सक्षम होगा? इसके लिए दो धाराएं काम करेंगी, 11 और 12। फिर एक बार रिवीजन भी करवा दे। सेक्शन 11 में कहा गया है कि जो उस विधि के तहत, जिस विधि से वह गवर्न होता है, मेजर या प्राप्तवय या बुलुक या वयस्क हो। दूसरा कौन सक्षम होगा? जो अनसाउंड माइंड न हो, पागल, सामान्य भाषा में कहिए पागल न हो। और तीसरा कौन सक्षम होगा? जो कानून, किसी तत्समय प्रवृत्त कानून द्वारा, वर्तमान समय में लागू कानून द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य, निरहित, शब्द निरहित आया है, या डिस्क्वालीफाई घोषित न हो। पहला आपका अटैक करना है माइनर पर,
कि अगर 18 साल से भारत में कोई कम का व्यक्ति है एग्रीमेंट कर ही लेता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहला केस याद रखना है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस किस धारा से संबंधित है, 11 से, माइनर द्वारा किए गए करार से। इसमें वादी याद रखिएगा कौन था, धर्मोदास घोष की मोहरी बीबी धर्मोदास घोष। और प्रीवी काउंसिल में जज कौन थे इस केस में, एकदम रटा होना चाहिए, बताया गया था कल, लॉर्ड नॉर्थ। और अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होता है, वार्ड एब इनिशियो, प्रारंभतः शून्य, शुरू से शून्य, यानी कि जिस दिन बबुआ जन्म लिया उसी दिन बबुआ को उझाई और सुखाई क्या हो गई, शुरू। यानी कि जैसे ही जन्म लिया बच्चा वैसे ही उसका दवा दारू क्या हो गया, 2 बूंद 2 ढक्कन, यानी कि क्या किया गया आपका, पिलाकर आदतन बना दिया गया कि जिंदगी भर 2 बूंद क्या किए, पिए। बहुत दम होता है 2 बूंद में, 2 बूंद वाले सीएम भी बन जाते हैं, पीएम भी बन जाते हैं। पंजाब में देख लीजिए 2 बूंद वाला क्या बन गया है, सीएम। बहुत दम होता है भाई, 2 बूंद दिखा के और कार्य भी करा दिया जाता है, गलत कार्य भी किया जाता है। 2 बूंद में एक चुटकी क्या करिए, पाउडर। अब उसके आगे हमारे बस की बात नहीं है, उसके आगे भाई हमारा क्षेत्राधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप खुद जान सकते हैं, कोई माइनर थोड़े हैं, सभी लोग क्या है, मेजर है। आगे देखा जाए, अगला आपका जो क्वेश्चन बना है कि संविदा के लिए पक्षकार साउंड माइंड या स्वचित होना चाहिए, तब ये अगर आए तो सेक्शन 11 मारिए। कब स्वचित कहा जाएगा, स्वचितता क्या है, इसका निर्धारण किस सेक्शन से होगा, तब 11 न मारिएगा, किस से, 12। यहाँ एक पागल खाने का रोगी का उदाहरण पूछा जाता है। एक पागल खाने का रोगी महीने में 15 दिन सही रहता है, 15 दिन पागल रहता है, तो कब वह करार करता है तो उसका प्रवर्तन होगा, और कब करार करता है तो वह करार शून्य होगा। तो बताइए कब प्रवर्तन होगा, जब सही रहे, और कब करार शून्य होगा, जब क्या है, पागल है। अब आइए दूसरा देखा जाए, दूसरा ही हम पढ़ा रहे थे। सेक्शन 10 में जो दूसरा पहलू है वह ये है कि पक्षकारों की जो सम्मति होनी चाहिए वह फ्री होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र या फ्री होनी चाहिए। फ्री सम्मति जब भी पढ़िए आपका धारा 13 से लेकर 22 ना, और हमें लगता है कि इन धाराओं से आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि बिहार जे में भी टीपीए से भी 15 क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट से भी 14-15 पूछा जाता है, यूपी में भी लगभग उतना ही पूछा जाता है। अतः बिहार में इन धाराओं से 3 क्वेश्चन बना था, यूपी में भी 2 क्वेश्चन पिछली बार बना था। सेक्शन एकदम रटे रहिए, कंसेप्ट रटे रहिए। सेक्शन 13 में कंसेंट या सम्मति को परिभाषित किया गया है। तो पहला कंसेप्ट बनाना है कि कंसेंट को, आपका सम्मति को कहाँ कॉन्ट्रैक्ट में परिभाषित किया गया है, गलत ना हो, 13 में। दूसरा क्वेश्चन आता है कंसेंसस एड आइडम का सिद्धांत किस सेक्शन में दिया गया है, 13 में। सम्मति का मतलब बिहार पिछली बार पूछा गया था, तो जब 2 या 2 से अधिक पक्षकार सेम थिंग्स पर, एंड सेम, बीच में आर न लगा दीजिएगा, एक ही बात पर और एक ही, यही क्वेश्चन गलत होता है, या नहीं लगाना है। या का मतलब हुआ अलग अलग। एक उदाहरण मैं आईपीसी में या का दे रहा हूँ जो पूछा जाता है, डिसऑनेस्टली या बेईमानी का मतलब क्या हुआ, तो सदोष लाभ, फिर देगा सदोष हानि, सदोष लाभ और सदोष हानि, और सदोष लाभ या सदोष हानि। तो जब आईपीसी में डिसऑनेस्टली पूछे तो सेक्शन 24 में आप पूछा गया है,
तो बीच में या रहेगा, यानी कि दोनों आवश्यक नहीं है। दोनों में से किसी एक तत्व का होना भी बेईमानी के लिए क्या है, पर्याप्त। अर्थात भले ही चोर को कोई लाभ न हुआ हो, दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, तो हम कहेंगे कि चोर ने बेईमानी से कार्य किया। फिर बैठो ये एड आइटम पर। एड आइटम का मतलब ये हुआ कि एक ही बात पर एक ही भाव में दो या दो से अधिक लोग क्या हुए हों, रजामंद, एग्री हुए हों। तो आइए मैं उदाहरण भी कल बताया था। ए ने कहा कि मैं 5 किलो गेहूं बेचूंगा 25 रुपया पर किलो के हिसाब से। बी ने एक्सेप्ट कर लिया ए का प्रस्ताव कि मैं खरीदूंगा 5 किलो और 25 रुपया पर किलो के हिसाब से मैं तुम्हें दाम दूंगा। तो सेम थिंग्स इसमें क्या हुई, गेहूं, और सेम सेंस क्या हुआ, 25 रुपया। तो अगर आप बताइए, अगर बी कहता है कि मैं 20 रुपया पर केजी के हिसाब से लूँगा, तो क्या एड आइटम जन्म लिया? क्यों? क्योंकि सेम थिंग्स तो हैं, लेकिन एक का अभाव है, किसका? सेम सेंस का। तो सम्मत के लिए दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, अलग अलग की साथ में, साथ में। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए सम्मत नहीं तो करार नहीं, यानी कि आपका विदाउट कंसेंट नो एग्रीमेंट का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? तो जब सम्मत ही जन्म नहीं ली तो करार का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। ये सेक्शन याद रखिएगा 30। अब जो सम्मति होनी चाहिए वह फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो पिछली बार आपका पूछा है कि स्वतंत्र सम्मति कॉन्ट्रैक्ट की धारा में परिभाषित है, तो धारा 14 में। याद रखिए अब की धारा में। तो स्वतंत्र सम्मत की जो परिभाषा दी गई है वह नकारात्मक है कि सकारात्मक है? नकारात्मक। यदि धारा 15 में कोर्सन, धारा 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड और 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन और 20, 21, 22 में मिस्टेक के अधीन प्राप्त की गई है, तो वह सम्मत स्वतंत्र सम्मत नहीं कही जाए। अब 15 का प्रभाव दिया गया है 19, 16 का प्रभाव 19A में, 17 का प्रभाव 19 में और 18 का प्रभाव 19 में। यहाँ से क्वेश्चन बनावे का देखिए, एक एक आपका चला जाए सेक्शन वाइज। देखिए फ्री कंसेंट की परिभाषा सेक्शन 14 में दी गई है। रटिए अब धीरे धीरे। फ्री कंसेंट की जो परिभाषा है वह निगेटिव है, यानी कि सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। कहा यह गया है कि अगर इन इन धाराओं के तहत प्रभावित सम्मति है तो वह फ्री सम्मति, फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो पहला आपका क्या है, सेक्शन 15 में है कोर्सन या प्रपीड़न या उत्पीड़न। अब एक उदाहरण देखिए। अगर ए ने बी से विवाह की संविदा किया और बी को धमकाया कि हे बी, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बी ने विवाह के लिए सम्मति दे दी। तो ये सम्मत किससे प्रभावित है? धमकी देकर। इसी को हम क्या कहेंगे? कोर्सन से। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि छत आईपीसी के तहत जितने अपराध दिए गए हैं उसको करके या करने की धमकी देकर एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार की रजामंदी, यानी कि कंसेंट या सम्मति संविदा के लिए ली है, तो हम कहेंगे कि ये संविदा में जो सम्मति है स्वतंत्र नहीं है और किससे प्रभावित है? कोर्सन से, प्रपीड़न से। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या आत्महत्या की धमकी देना कोर्सन माना जाएगा कि नहीं। केस याद रखिए बिहार में पूछा गया, यूपी में। चीकम अमीराजू बनाम चीकम सेसम्मा।
चीकम अमीराजू बनाम चीकम सिसम्मा के वाद में आत्महत्या की धमकी देना प्रपीड़न माना गया, कोर्सन माना गया। एक एक उदाहरण भी सब पे चलना है, भले आज कंसेप्ट बनाते हुए। अब ए जान से मारने की धमकी देता है और कि जो ये घोड़ा तुम्हारा 1 लाख का है, ये कितने में हमें दे दो? 1,000 में, नहीं तो मैं तुम्हें जान से क्या करूँगा, मार दूंगा। बी ने घोड़ा ए को बेच दिया। अब आप लोग बताइए किस पक्षकार की सम्मत प्रपीड़न या कोर्सन द्वारा प्राप्त की गई है? बी की। तो अब बी के पास दो विकल्प है। ऑप्शन देखिए, पहला वो शांत रहे, तो शांत रहे तो सब कुछ सही। दूसरा, बी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और कहे कि ए ने हमें जान से मारने की धमकी दी और 1 लाख का घोड़ा हमें 1,000 में हमसे खरीद लिया, अतः यह संविदा ही न्यायालय रद्द करे और हमारा घोड़ा क्या करे, वापस दिलवाए। तो अगर न्यायालय संविदा को रद्द करता है, बी को उसका घोड़ा मिल जाता है, तो साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए? तो बी ने कितना पैसा लिया था, तो 1,000 रुपया किसको वापस कर दे? ए को। अब ये है कि ये संविदा, फिर एक बार याद रखें, जैसे ही एक पक्षकार को दो विकल्प मिलता है, वह संविदा वाइडेबुल कहलाती है, शून्यकरणीय कहलाती है। तो फिर आपका बिहार में पिछली बार का ही क्वेश्चन है कि शून्यकरणीय संविदा क्या होती है? तो जो संविदा एक पक्षकार के विकल्प पर या तो प्रवर्तनीय है या शून्य घोषित कराई जा सकती है, उसी संविदा को हम क्या कहते हैं? वाइडेबुल। दोनों पक्षकारों को विकल्प नहीं होता, तो इसमें उदाहरण में बताइए किस पक्षकार को विकल्प इस उदाहरण में होगा? ए को कि बी को? बी को, यानी कि जिसकी सम्मत प्रपीड़न द्वारा क्या की गई है? पाई गई है। तो ये प्रपीड़न का प्रभाव पूछा जाता है किस धारा में? 19 में दिया गया है। और ये संविदा क्या होगी? वाइड की वाइडेबुल। वाइडेबुल। किसको विकल्प मिलेगा इस उदाहरण में? बी को। धारा 16 में आ जाइए। सेक्शन 16 पर भी बिहार ने क्वेश्चन आपका बनाया था और डायरेक्ट आपका, जो मैं बार बार उदाहरण देता हूँ वही बना दिया। गुरु चेला का रिलेशन किस धारा से गवर्न होगा? सेम क्वेश्चन यही आ गया। तो आपका 16 से 16 यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि असम्यक असर या बुरा प्रभाव या अनुचित दबाव। अब देखिए अनुचित दबाव क्या होता है। जब एक पक्षकार ऐसी हैसियत में है कि दूसरे की इच्छा को दबा दे, कुचल दे, डोमिनेट कर दे, अधिशासित कर दे, और उसका फायदा ए ने उठाया और दूसरे की इच्छा को क्या किया? दबा दिया। और दबाकर कैसा फायदा उठाया है? उचित की अनुचित? अनुचित। तो हम कहेंगे कि उस वह संविदा अनुचित प्रभाव डालकर, असम्यक असर डालकर क्या हुई है? कार्य। अब असम्यक असर का प्रभाव यूपी में पूछा गया है, सतर्क रहिएगा। असम्यक असर का प्रभाव जरूर याद रखिएगा कि धारा में 19 से फिर एक बार पूछा गया है। 19 एक कब जोड़ी गई? सन पूछा गया, किस सन में? 1899। फिर एक बार क्वेश्चन आइए, नया क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविदा अधिनियम में सर्वप्रथम संशोधन किस सन में किया गया? 1899 में। और कौन सी धारा ऐड की गई? 19A। तो बताइए असम्यक असर का इफेक्ट किस धारा में दिया गया है? 19 से। 19 से कब जोड़ी गई? रटिए 1899 में। प्रथम संशोधन संविदा में कब किया गया? 1899। तो एक उदाहरण असम्यक असर का देखा जाए, आपका गुरु चेला पर तो कई बार हो गया है। दूसरा आपका वकील और मुवक्किल पर देखा जाए, यानी कि एडवोकेट और क्लाइंट पर देखा जाए। तो बताइए वकील और मुवक्किल का रिलेशन विश्वास का है कि नहीं? तो कौन किस पर विश्वास करता है? वकील साहब पर कौन विश्वास करता है? क्लाइंट। और वकील साहब ने
विश्वासघात कर दिया, यानी कि आपका मैंने क्लाइंट की इच्छा को दबा दिया और उसकी संपत्ति में से आधा हिस्सा क्या किए, अपने नाम करा लिए। क्लाइंट दौड़ा दौड़ा आया कोर्ट में, कहा कि वकील साहब तो हमारे ऊपर क्या डाल दिया, सम्यक असर, बुरा प्रभाव, हमारी इच्छा को क्या किए, दबा दिए, और दबाकर कैसा फायदा उठाए। औचित्य। तो ये संविदा बताइए शून्य होगी कि शून्यकरणी। शून्यकरणी किसको विकल्प मिलेगा, क्लाइंट को कि वकील को? क्लाइंट को। क्या विकल्प है, या तो शांत बैठे या कोर्ट में जाकर क्या करे, संविदा को रद्द कराए। इसी प्रकार डॉक्टर और मरीज, पुलिस और अभियुक्त, तमाम रिलेशन है जहाँ की एक पक्षकार ऐसी हैसियत में है कि दूसरे की इच्छा को क्या कर सकता है। अब आइए थोड़ा सरकारी कर्मचारी देखा जाए। क्या राज्य ऐसी हैसियत में है कि नहीं कि वह सरकारी कर्मचारियों की इच्छाओं को डोमिनेट कर सके? तो कुछ भी राज्य लिखवा लेगा। तो अब देखिए कैसे क्या लिखवा रहा है। मान लीजिए डीएम साहब हैं, राज्य ने आदेश दिया कि आप लिखिए कि अगर हम आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं, आपका मूल अधिकार छीन लेते हैं, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। अगर डीएम साहब ने लिख भी दिया तो मैं फिर बता दूं, सम्मति काम नहीं देगी, क्योंकि स्वेच्छा से भी मूल अधिकारों का त्यजन संभव। तो राज्य सरकार अगर एक्शन लेती हैं तो डीएम कोर्ट का दरवाज़ा क्या कर सकते हैं, खटखटा सकते हैं, और जो लिखा पढ़ी हुई है उसका कोई मतलब, क्योंकि भारत में मूल अधिकारों का वैभव संभव नहीं। नहीं तो ऐसा होता तो सरकार हर एक कर्मचारी से लिखवा लेती और कर्मचारी कोर्ट का दरवाज़ा क्या करता, खटखटा ही नहीं पाता। एकदम सटीक याद रखिए। अगला देखिए आपका सम्यक असर हो गया। इसके बाद सेक्शन 17 से भी क्वेश्चन बनता है, फ्रॉड से क्वेश्चन बनता है। अगर एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ फ्रॉड करके और दूसरे पक्षकार की सम्मति ली है, तो वह सम्मति भी संविदा के लिए स्वतंत्र नहीं कही जाएगी। तो फ्रॉड आपका कितने प्रकार का होता है? पहला क्वेश्चन आया, दो प्रकार का, एक साधारण और दूसरा साइलेंट, या आपका चुप्पी या मौन द्वारा। फिर याद रखिए, फ्रॉड कितने प्रकार का, एक जनरल और दूसरा क्या, चुप्पी। कितने प्रकार के कार्यों को धारा 17 में कपट माना गया है? 5। कितने प्रकार के कार्य? 5 प्रकार के कार्य। कपट की परिभाषा पूछा जाता है कि कपट की परिभाषा किस केस में दी गई और किस जज ने दिया? तो डेरी बनाम पिक का वाद, जस्टिस हर्षैल। अब आइए कपट में मुख्य कपट का आपका ध्येय क्या है, मुख्य पहलू क्या है? तो कपट में धोखा देने का इरादा होता है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई तथ्य के बारे में बात करता है और वह जानता है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, फिर भी उसको सत्य के रूप में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यानी कि कपट में धोखा देने का इरादा होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब आप सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, मिथ्या व्यपदेशन पढ़ेंगे या दुर्व्यपदेशन पढ़ेंगे, तो दुर्व्यपदेशन में धोखा देने का इरादा नहीं होता, लेकिन दूसरा पक्षकार धोखा खा जाता है। यही आपको याद रखना है। तो किस में धोखा देने का आशय होना आवश्यक है, कपट में, और किस में आवश्यक नहीं है, रट कर जाइएगा, मिथ्या व्यप। पिछली बार जो यूपीजे में क्वेश्चन आया, दोनों को कोरिलेट कर दिया, 4 ऑप्शन दिया, उसमें दिया एक सही है, 2 सही है, 3 सही है। अब अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो जब तक कि डिटेल में दोनों धाराएं न चल जाए, इसमें अंतर न चल जाए, तब तक ये क्वेश्चन करना क्या है। ऊपर ऊपर अगर आ जाता है तो इतना में पर्याप्त रहेगा, मैं बता दूं, लेकिन अंदर से आता है तो उसी के लिए थोड़ा डिटेल में क्या करना है, बताना है।
अब आइए आपका धारा 15 का, धारा 17 का, धारा 18 का जो प्रभाव दिया गया है ये 19 में दिया गया है, ये भी याद रखना है। अब आइए 20, 21, 22 अगर मिस्टेक के अधीन सहमत पाई गई है तो वह भी सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। अब अगला पॉइंट पर आ जाए तो दो आपका शर्तें निकली। पहली शर्त हमने अब तक क्या बताई कि पक्षकार क्या होने चाहिए धारा 10 में, सक्षम, उनकी सम्मत क्या हो, स्वतंत्र। तीसरा ये जो करार का उद्देश्य होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए वह लाफुल हो, विधिपूर्ण हो। अब आइए इसके लिए दो धाराएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक सेक्शन आपका 23 और दूसरा 24। अभी पिछली बार आपका झारखंड में 24 से आपका क्वेश्चन बना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहाँ है, तो धारा 24 में बना था। तो दो धाराएं देखिए, जो एग्रीमेंट हुए हैं उसका एम और कंसिडरेशन यानी कि जो मूल्य है वह अनलॉफुल न होकर क्या होना चाहिए, लॉफुल। कब किसी कब किसी करार का उद्देश्य और प्रतिफल, पिछली बार जे में बना था और आपका पिछली बार जो बना था जे में हेडिंग ही दिया था धारा 23 की, लेकिन शब्द देखिए अवैध दे दिया था, विध विरुद्ध दे दिया था, विध पूर्ण दे दिया था। तो जो शब्द किस में दिए गए हैं बेयर एक्ट में, पहली वरीयता आप क्या देंगे, उसी को। तो फिर हम बता दें पहली बार, इसीलिए बेयर एक्ट की भाषा पूछे, हेडिंग ही पूछा था कि धारा 23 में क्या है। अब उसमें अवैध दिया है कि क्या दिया है कि आपका शून्य दिया है। तो जो हेडिंग में था एकदम एक ऑप्शन में हूबहू वहीं लिखा था। तो मैं फिर आपको सतर्क कर रहा हूँ, लाख कंसेप्ट आपको बताया जाए, आप पहली वरीयता किसको देंगे, बेयर एक्ट की भाषा को। अगर वह भाषा नहीं है तब लेक्चर के आधार पर दूसरी भाषा खोजिएगा। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन और आपका पर्पज किस धारा में दिया गया है, आपका 23 में। 23 में जो एग्रीमेंट आ जाएंगे वह इलीगल होंगे, अवैध होंगे और अवैध के कारण आपका शून्य होंगे। तो प्रत्येक अवैध करार शून्य होता है लेकिन प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होता। ये वाक्य अक्षरशः क्या है, सत्य। फिर एक बार देखिए, प्रत्येक इनलीगल एग्रीमेंट वाइड होता है लेकिन प्रत्येक वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। हो सकता है कि किसी अन्य कारण से वह शून्य हो, अवैधता के कारण नहीं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है पैरी डिलिक्टो। पैरी डिलिक्टो का मतलब समदोष का सिद्धांत। समदोष का सिद्धांत किस धारा में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा 23। फिर एक बार रटिए, नया क्वेश्चन बन सकता है। पैरी डिलिक्टो समदोष का सिद्धांत की धारा में समाहित है, तो 23 में। समदोषिता का सिद्धांत का मतलब हुआ जहां दोनों पक्षकार करार के बराबर के दोषी हों, वहां कानून उनके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि ए ने बी को 2 लाख रुपया दिया कि जाकर सी की हत्या कर दो, ये करार अवैध है, दोनों पक्षकार दोषी हैं। तो कानून अगर पैसा दे दिया गया है तो बी से वापस भी नहीं होगा, और नहीं दिया गया है तो क्या बी बाद में हत्या करने के बाद वसूल लेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों पक्षकार इस उदाहरण में बराबर के क्या है। इसको थोड़ा इक्विटी से एक उदाहरण जोड़िए। इक्विटी में आपका क्या है, देखिए, साम्य की शरण में आने वालों को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। तो हाँ, घूस वाला भी है, तब क्या वापस नहीं लिया सकता। इसमें कई उदाहरण है, वो तो डिटेल में चलेगा। एक उदाहरण भाई, सभी उदाहरण यहाँ संभव नहीं है। अभी बस आपका पर एक कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं।
और उसी कंसेप्ट में आपका एक एक उदाहरण हम बता रहे हैं। डिटेल में भाई आगे चलेगा, अभी वो ज़्यादा उदाहरण ना देखिए। एक एक सेक्शन का कंसेप्ट हमने सेक्शन 10 उठाया है कि कब कोई एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में, और उसी को हम बता रहे हैं। अभी कानून शुरू नहीं हुआ, मैं फिर बता दूं, कानून कल से शुरू हो जाएगा। आज तो कंसेप्ट में ही लग जाएगा, लेकिन कंसेप्ट से ही 5 से 6 क्वेश्चन इतना में आपको निश्चित मिल जाएगा। जाकर एक बार घर पर साल पेपर देखिए कॉन्ट्रैक्ट का, 5 से 6 क्वेश्चन आज के लेक्चर से तो निश्चित मिल ही जाना चाहिए, इसमें शक नहीं है। फिर एक बार देखिए इसको, इसको इक्विटी से जोड़ा जाता है क्योंकि ऐसा ही उदाहरण वहाँ भी एक विद्यमान है। पहले सिद्धांत जानिए कि साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति न्यायालय में इक्विटी के आधार पर फैसला चाहता है, उस मामले में उसका कोई फॉल्ट, उसका कोई दोष, उसकी कोई गलती न हो। अब देखिए क्या हुआ था, दो लुटेरे एक लोगों को लूटे थे, माल के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। एक लुटेरा चला गया कोर्ट में कि कोर्ट हमारे लूट के सामान का बंटवारा करा दे। तो आप लोग बताइए, क्या ये जो उद्देश्य और प्रतिफल हैं कि हम लूट करेंगे और बंटवारा कर लेंगे, धारा 23 में ये अवैध हैं, और अवैध होने के कारण क्या होगा, सुन। और बताइए, क्या न्यायालय बंटवारा करा देगा कि जेल भेजेगा? यानी कि इनके हाथ स्वच्छ हैं कि गंदे हैं? गंदे हैं। तो आपका जैसे कोरोना काल आया था तो सैनिटाइजर लगा कर आइए, स्वच्छ हाथों से आइए। तो यहाँ भी रोज सैनिटाइजर छिड़का जाता था, रोज केमिकल छिड़का जाता था, संख्या कम की कर दी गई थी आपका काफ़ी लोगों की। तो फिर एक बार अगला देखिए, सेक्शन 24 आ जाइए। वही बटमारों का प्रकरण है, बटमार माने लुटेरों का। अगला देखिए, सेक्शन 24 से भी अभी झारखंड में पूछा गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत किस आपका धारा में समाहित है? तो सेक्शन 24 मारिए, बस एक उदाहरण देखिए। अगर करार का कुछ हिस्सा वैध है, कुछ हिस्सा विरुद्ध है, तो जितना अगर दोनों अलग किए जा सकते हैं तो वैध हिस्सा प्रवर्तनीय संविदा होगा, और जो विरुद्ध है वह उतना करार का हिस्सा क्या होगा, सुन। अब आइए देखा जाए आपका, जैसे कि आपका ए ने बी से करार किया कि हे बी, मैं तुम्हें 5 किलो चावल दूंगा, इसके लिए तुम 100 रुपया दे देना, और एक पुड़िया अफीम दूंगा, और इसके लिए तुम कितना दे देना, 500। आप लोग बताइए, क्या एग्रीमेंट ऐसा है कि वैध बातों को अवैध बातों से अलग किया जा सके? हैं? क्योंकि स्पष्ट है कि 5 किलो चावल का दाम कितना देना है, 100 रुपया, और एक पुड़िया अफीम का दाम। तो बताइए, कौन सा करार अवैध होने के कारण कितना भाग शून्य होगा, अफीम, और कौन वैध संविदा और प्रवर्तनी होगा, चावल। तो ये पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसी को कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी। किस धारा में है, 24। अब आइए अगला देखा जाए आपका, धारा 10 को उठाइए फिर। धारा 10 ये कहती है कि कोई करार संविदा तभी बनेगा, अगली शर्त है, जब उस करार को कानून द्वारा एक्सप्रेस रूप से अभिव्यक्ततः शून्य घोषित न किया गया हो। यानी कि कानून कुछ करारों को क्या घोषित करता है, बातिल, शून्य, या आपका वाइड। शून्य करार का मतलब कि उस करार का प्रवर्तन संभव, यानी कि वह करार करार ही रह जाएगा, संविदा तक पहुंचेगा नहीं। तो इसके लिए आपका धारा 25 से लेकर 30 तक पढ़ना है, फिर आपका 30 तक पढ़ना है, फिर आपका 36 धारा पढ़ना है, 56 का कौन सा पैरा पढ़ना है, फर्स्ट, और एक आपका भूल में 20 है ना, देखिए तो हाँ 20।
ध्यान से अब सभी धाराएं एकदम रटिए। देखिए आपका कम से कम सेक्शन तो रटिए, 4-5 क्वेश्चन तो इसी में आ जाएगा। सभी सेक्शन हम एक एक लाइन, ये 3 सेक्शन इधर और ये, यानी कि इन धाराओं में कुछ एग्रीमेंट ऐसे दिए गए हैं जिनको कानून क्या घोषित करता है, बातिल या शून्य, यानी कि उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। तब एक एक धारा रटने का प्रयास करिए। आपका पिछली बार जे में फिर यूपी का क्वेश्चन है, न्यूडम पैक्टम, नंगा करार। नंगा करार का मतलब, देखिए न्यूडम पैक्टम का मतलब हुआ नंगा करार। नंगा करार का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा समझौता जिसमें कंसिडरेशन, मूल्य या प्रतिफल न हो। तो बस बिहार में पूछा गया प्रतिफल रहित करार क्या होगा, शून्य होगा कि वैध। सुन, कौन सी धारा में, 25। अब ये समस्या ये आई कि बिहार आयोग आपका संविदा और करार में उतना अंतर नहीं मानता, तो वहाँ लिखा गया था कि प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है। लेकिन मैं फिर बता दूं, वो अलग बात है कि कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके अलावा, तो भाई संविदा ही शून्य मान लिया आयोग ने। लेकिन यूपी आयोग ये गलती नहीं दोहराता। देखिए क्या मॉडल बनाया है, प्रतिफल के बिना या प्रतिफल रहित, प्रतिफल विहीन, जो भी शब्द है उसे मतलब नहीं है, 3-4 शब्द लिखता है। करार, अब 4 ऑप्शन देगा, शून्यकरणीय होगा, शून्य होगी, आपका वैध होगा, इनमें से कोई नहीं, तो शून्य मारी। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन शून्य होगा, प्रतिफल रहित संविदा शून्य होगी, प्रतिफल रहित करार शून्य होगा, दोनों शून्य होंगे, इनमें से कोई नहीं, तो संविदा न मार दीजिएगा। लीगल भाषा याद रखिए, वो बिहार भले गलती आयोग कर दिया हो, लेकिन यूपी आयोग ऐसी गलती नहीं करेगा। 1-2 बार ये क्वेश्चन बना है, जाकर साल में देखिए स्पष्ट लिखा है। दोनों मैं जो बता रहा हूँ कि प्रतिफल विहीन एग्रीमेंट क्या होगा, सुन, संविदा न मार दीजिएगा, लेकिन कोई ऑप्शन न रहे और एक ऑप्शन रहे कि संविदा शून्य होगा, तो बिहार आयोग जैसे वहीं सही होगा, क्योंकि 4 में 1 तो आपको क्या करना है, चुनना है। आपका यानी कि न्यूडम पैक्टम का सिद्धांत धारा 25 में है, जिस करार में मूल्य न हो वह करार आपका शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो आगे पढ़ाए जाएंगे। टीपीए में हमने अपवाद एक बताया, बताइए तो कौन सा टीपीए में समव्यवहार है जो प्रतिफल के बिना भी वैध होगा, भले प्रतिफल न हो। गिफ्ट यानी कि हिबा, यानी कि दान, दान मतलब उपहार, उपहार भी कहते हैं, भेंट, भेंट दे देना। आइए धारा 26 पर क्वेश्चन बनता है, विवाह का अवरोधक करार शून्य होगा। यानी कि अगर किसी वयस्क के विवाह पर रोक लगाने का करार किया जाता है, तो वह करार क्या होगा, शून्य होगा। तो आपका 2 बातें याद रखिएगा, वो तो टेक्निकल बताया जाएगा। आपका समस्या जो पूछी गई है संपत्ति पर, 2 विधवाएं आपस में करार करती हैं कि अगर कोई विधवा किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लेगी तो पति की संपत्ति में उसका अंश छिन जाएगा। ये विवाह का अवरोधक करार नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि आपका विवाह पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि संपत्ति छीनने की क्या की गई है बात। ये पूछा गया क्वेश्चन। अब चाहे विवाह पर आंशिक रोक लगाया जाए या पूर्ण रोक लगाया जाए, भारत में दोनों रोकों का करार शून्य होगा। अब 1-2 उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक लड़का है, 25 साल का है, पिताजी ने करार किया कि तुम 30 साल के पहले विवाह नहीं करोगे। वैसे भी कंपटीशन वालों का हो ही जा रहा है बिना करार के ही। आपका भर बीसा तो हो ही जा रहा है, तो आपका 30 साल के पहले तुम विवाह नहीं करोगे। बताइए ये करार वैध होगा कि 26 के तहत शून्य होगा? शून्य होगा, क्योंकि विवाह पर अवरोध। अब देखिए आपका विवाह के बाद भी आपका नरगिस मिर्जा का केस थोड़ा संविधान में देखिए, एयर होस्टेज वाला, इसी पर
एयर इंडिया ने मैंने एक नियम बनाया कि जो एयर होस्टेज इतने साल के अंदर गर्भवती नहीं होंगी तो एयर होस्टेज चली गई आपका सुप्रीम कोर्ट। ये कौन सा नियम है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम मनमाना है और आपका, और कह सकते हैं कि शिशु पैदा करना अधिकार है एयर होस्टेज का भी, आप रोक नहीं लगा सकते और ये इस आधार पर आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। वो तो अलग बात है, आपका डिटेल में चलेगा तब थोड़ा बताया जाएगा, क्योंकि सेक्शन तो सभी कम से कम समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद धारा 27 आती है, व्यापार का अवरोधक करार शून्य है, कुछ अपवाद हैं। धारा 28 पिछली बार पूछी गई थी यूपीजे में, बिहार में भी, और अगली बार भी चांस है। देखिए धारा 28 में 4 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है? प्रतिस्थापित का मतलब नए सिरे से लिखी गई है, तो आप क्या मार्क कराएंगे? 28। यूपी का मॉडल देखिए, संविदा अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया है? तो 28। बिहार ने बनाया कि 1997 में संविदा अधिनियम की कौन सी धारा संशोधित की गई, उसमें सन पूछ लिया तो 28। फिर आपका पूछ देखिए जेस में कैसे क्वेश्चन बना है। देखिए धारा 28 इसलिए महत्वपूर्ण है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य होते हैं। अर्थात दो एंगल से दो उदाहरण देखिए। अगर ए तथा बी संविदा करते हैं और संविदा में ये लिख देते हैं कि अगर किसी पक्षकार ने संविदा भंग किया तो दूसरा पक्षकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा, तो क्या ये करार जो दरवाजा नहीं खटखटा सकता, इतनी बातें शून्य होंगी कि वैध होंगी? सुन, क्या किसी को कोर्ट में जाने से रोक सकते हैं? और दूसरा, जितना समय कानूनन कोर्ट में जाने का मिला है आपका उस समय को कम कर सकते हैं? नहीं। तो बताइए संविदा भंग में पिछली बार काउंसिल में पूछा गया था कि संविदा भंग के मामले में कितने समय के अंदर मुकदमा कर देना चाहिए? 3 साल। तो क्या आप कहेंगे कि 1 साल में ही जाओ? ऐसा संभव नहीं है। अभी आपका मूल अधिकार पर भी मामला आया था, जो अर्नब गोस्वामी था आपका रिपब्लिक टीवी का, वहीं उल्टा सीधा बोलता था उद्धव ठाकरे के खिलाफ। तो सचिव ने एक चिट्ठी लिखी वहाँ के कि तुम बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, अगली बार न जाना। यानी कि उसको धमकाए केवल कि तुम न्यायपालिका का सहारा क्या करना, न लेना। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सचिव को नोटिस जारी किया, लेटर वो प्रस्तुत किया तो, कि आप किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट के लिए क्या कोर्ट में जाने से रोक सकते हैं? ये तो शुद्ध रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, न्यायालय की क्या हुई अवमान। अब एचजेएस का मॉडल देखिए। अगर दो अगर पक्ष का अगर किसी मामले में दो या दो से अधिक न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त है, पक्षकार करार करते हैं कि विवाद उत्पन्न होने पर इन दो में से इस न्यायालय में हम लोग मुकदमा करेंगे, ये करार वैध होगा कि शून्य होगा? वैध होगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय की अधिकारिता काटी नहीं गई है। दो विकल्पों में से पक्षकारों ने एक विकल्प को क्या किया? ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी एचजेएस में आया। 29 में आइए, आपका एक दो लाइन और। अनिश्चितता के कारण करार शून्य होगा, तो जिस करार का अर्थ निश्चित ही नहीं है। एक क्वेश्चन अब इसको बताना पड़ेगा, कल बताया जाएगा, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसको कई एंगल से जोड़ने हैं। घोड़ा वाला एंगल, गधा वाला एंगल, और अंत में तेल वाला। क्योंकि कम से कम भूमिका में 6-7 क्वेश्चन तो कवर करा ही दिया जाए, क्योंकि आपका एविडेंस से भी जोड़ना है। धारा आपका 91, 92, 93, घोड़ा वाला 93 ही में है ना? हाँ 93। तो कल क्लास चलेगा भाई आपका।